रीट तो पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में है एग्जैक्टली। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि हम रुके हुए हैं। मुझे लग रहा है कि अच्छा, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आप इंडिविजुअली जब लोगों से बात करते हैं तो आप सबसे इम्प्रेस होते हैं। इसमें सेफ्टी नेटवर्क बहुत अच्छा है, जिस तरह ट्रस्टी आप जी, एंगेज बिल्कुल। करते हैं। आमतौर पे बिल्डर्स जो हैं वो 10% कस्टमर एडवांस लेते हैं या बयाना करते हैं और बिल्डिंग खड़ी करते हैं। यानी ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैनेजमेंट कैपेसिटी असेस करने के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। आई मीन आप रीट के प्लेटफॉर्म में मैं तो ये देखता हूँ कि जैसे आपने कहा कि लोगों की बहुत मसाइल हैं, सिविक यहाँ पे सिविल यहाँ पे प्लानिंग मास्टर प्लानिंग तो है नहीं। अगर आपका रेट 5% होगा तो आप इतने बेटर कंज्यूम ही कर रहे हो यार, वो भी अनहेल्दी चीजों पे। हम लोग कहाँ कंज्यूम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़ा खुशकिस्मत दिन है। आज पाकिस्तान रीट मैनेजमेंट कंपनी के जो सबसे फाउंडिंग मेंबर हैं पाकिस्तान में, वो हमारे साथ मौजूद है। एंड ही इज़ बीइंग सो काइंड टू अस एंड ही इज़ इन हिमसेल्फ अ इंडस्ट्री एंड ह्यूज रिस्पेक्ट एंड वेरी थैंक यू फॉर कमिंग टुडे। सो एजाज साहब, आरिफ हबीब रीट मैनेजमेंट कंपनी के CEO हैं। And welcome to Lahore, sir. It's a pleasure having you here. It's a great day to be with you today. मैं चाहूँगा कि आप RMC की जो 1 साल की पिछले साल में या पिछले 2-3 साल में हमने प्रोग्रेस आगे बढ़े हैं, इसके बारे में आप बताएं कि हमने अभी तक क्या अचीव किया और क्या इम्पेडिमेंट्स हैं और हम किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। तो एक ब्रीफ ओवरव्यू आप बताएं कि हमने क्या आज तक अभी थैंक यू सो मच। एक तो आपने इतना जेनरसली अप्रिशिएट किया फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन, थैंक यू सो मच, ट्रूली ग्रेटफुल। रीट के बारे में हम लोग बहुत पैशनेट हैं। हमें लग रहा है कि पाकिस्तान की अगर इकोनॉमिक चैलेंजेस के 2-3 बड़े हिस्से बनाए जाए तो एक बड़ा हिस्सा जो है जिसका बहुत सीरियस सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, वो है हमारा सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट। हाउसिंग, शॉपिंग एरियाज, ऑफिसेज, वेयर हाउसेस, ये सब कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। और हम एस्टिमेट करते हैं कि अगर हम हर साल 10-20 बिलियन डॉलर भी इन्वेस्ट करें तो वो भी नाकाफ़ी है, क्योंकि घरों की शॉर्टेज है। बोलता है कि 1 करोड़ घर कम है। ऑफिसेज लेने जाएं तो आपको नहीं मिलते हैं, वेयर हाउसेज लेने जाएं नहीं मिलते हैं। मॉल्स देखेंगे तो लाहौर जैसे शहर में 3 मॉल हैं, जो कि मेरा ख्याल है इस लेवल का जो इतनी डेंसिटी का दूसरा शहर होगा दुनिया में, वहाँ कम अज़ कम 20-30 के करीब तो इस लेवल के मॉल्स होते होंगे। तो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स नहीं है फॉर एग्जांपल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो प्रॉपरली बिल्डिंग्स में प्लेस नहीं है। तो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर शॉर्ट है और उसके लिए हमको लोकल कैपिटल मोबिलाइज करना है और उसको पूल करना है ताकि हम अच्छा सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकें। तो ये है मेन ऑब्जेक्टिव, और रीट मुझे लगता है कि इस बड़े मसले का एक बहुत इफ़ेक्टिव सोल्यूशन है। मैं ये देख रहा था कि पाकिस्तान में लोग प्रॉपर्टी से बहुत प्यार करते हैं और पाकिस्तान में प्रॉपर्टी ऑनरशिप काफ़ी है, लेकिन पाकिस्तान में जो अभी आप लाहौर में हैं, यहाँ पे बड़े बड़े रोड हैं जहाँ बड़ी इमारतें हैं, सक्सेशन एक बहुत बड़ा इशू है। और रियल इस्टेट में सक्सेशन जो है वो आई थिंक रीट के थ्रू इट कैन बी वेरी एडवाइजेबल एंड ईजी टू मैनेज। तो ये पाकिस्तान में जिस तरह अमेरिका में लोगों ने कर लिया 1960 में, दुबई ने पूरा अपना इंस्टीट्यूशनलाइज इंटरनेशनली कर लिया अपनी रीट को। मुझे याद है मैंने यहाँ पे कंपनी जब रीट मैनेजमेंट बनाई अपनी 2015 में गालिबन, मैं सऊदी अरेबिया में एडवाइस करता था PIF को और दूसरे फंड को। तो तब उन्होंने रीट पे जब हम बातें करते थे उन्होंने कहा दिस इज़ वेरी गुड। उनके टडावल पे पिछले साल आज से 2-3 साल के बाद 5-6 कंपनियां लिस्ट हो गई हैं। इंडिया लेट उसने शो किया, अभी वो भी काफ़ी एग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में इशू क्या है कि हम रीट मैनेजमेंट कंपनी पहले 3-4 थी, अब तो 25-30 हो गई हैं। रीट स्कीम भी हैं, आपने माशाल्लाह काफ़ी सक्सेसफुल, मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा आप ही की सक्सेसफुल रीट स्कीम है रेड में मॉल्स जो है। और आप बता रहे थे गालिबन के काफ़ी ज़्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट अराउंड 700 मिलियन आप कर रहे हैं कि इक्विटी रेज हुआ है और $1 ट्रिलियन प्लस के प्रोजेक्ट्स। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में वजह क्या है कि रियल इस्टेट हम रीट में दुनिया में इस तरह डेवलप होती है?
अमेरिका में तो काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज जितना भी वो रेस करते हैं, मैं देख रहा था कि सिंगापुर में तो 100% या 98% ही रीट पे वो रेस करते हैं। बरतानिया में 18 अरब उन्होंने रियल स्टेट में इन्वेस्ट किया, 14-15 अरब जो है वो इसी के अंदर 14-15 बिलियन उन्होंने थ्रू रियल एस्टेट ये रीट प्लेटफॉर्म पे किया। तो पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है जो हम अभी तक रीट को उस तरह किक स्टार्ट नहीं हो सका? अगर मैं कह सकूं, फैज कहते हैं हर चारागर को चारागरी से कोई रेस था, वरना हमें जो दुख थे बहुत लादवाना थे। सही है। तो हमारा मामला पेचीदा नहीं है, इनएक्शन है, इनडिसाइसिवनेस है, प्रायोरिटीज क्लियर नहीं है, पॉलिसी मेकर्स के जहन में लगता है कुछ फॉग है या स्मोक है जो कि क्लियर करने की जरूरत है। मार्केट रेडी है, रिफॉर्म्स में हम लोग लैग कर रहे हैं, हमारी टैक्सेशन रिजीम हॉस्टाइल है टुवर्ड्स बिजनेस। यानी मैं ऐसा कहने को दिल चाहता है कि इस टैक्सेशन रिजीम में आप कितना ही अच्छा बिजनेसमैन है वो थ्राइव नहीं कर सकता है। बहुत हॉस्टाइल माहौल है, जो टैक्स रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जो नॉन कंप्लायंस के बेनिफिट्स हैं और उस पर कोई इन्फोर्समेंट नहीं है वो बहुत परवेसिव है। सो ये इश्यूज हैं जो कि कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल है, सिर्फ एक विजन और एक क्लैरिटी चाहिए लाने के लिए। रीट एक हल है और एक बहुत बड़े मसले का हल है। इसमें आपकी बैंकिंग की परफॉर्मेंस भी है, इसमें आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी है, इसमें आपकी ग्रोथ भी आती है, इसमें गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यूज भी मिलते हैं और सबसे बढ़कर आपको शेल्टर मिलता है। लोगों के पास घर नहीं है रहने के लिए, यानी लोग इस वक्त जिस माहौल में जिंदा हैं वहाँ बीमारियाँ पनप रही हैं, लाइट नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, प्रॉपर रहने की जगह नहीं, खेल के मैदान नहीं है। फॉर एग्जांपल अर्बन प्लानिंग का कॉन्सेप्ट जो ही नहीं है वो बिल्कुल ही मफकूद हो चुका है। तो ये मुश्किल काम नहीं है, इस सिर्फ गवर्नमेंट को क्लैरिटी देनी है और डेमोन्स्ट्रेट हो गया। रीट बनी तो हम अच्छी एसेट्स लेकर आ गए। अब डिसिप्लिन, इसमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, आप इसमें डॉक्यूमेंटेशन है, ट्रांसपेरेंसी है इसके अंदर बहुत ज्यादा। गवर्नमेंट भी तो अंधेरे में प्लानिंग कर रही है। अगर आपके पास डेटा ही नहीं है तो आप प्लान कैसे कर रहे हो, और डेटा ही नहीं निकलने दे रहे हैं वो जो एक्टिविटीज हो रही है। मुझे जहाँ सब याद है जब मैं यूके में एडवाइस करता था क्लाइंट्स को जो हाई नेट वर्थ या होते थे फोर्ब लिस्ट के अंदर, तो सबकी वेल्थ ट्रस्ट के जरिए गवर्न होती थी और वो बहुत ही आसान होती थी। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऑनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी तक इतना इवॉल्व नहीं हुआ। और ये ज़रूरत इस बात की कि अगर ये चीज़ें इवॉल्व हो, मेरा ख्याल है कि आधे से ज़्यादा तो लीगल डिस्प्यूट वैसे ही ख़त्म हो जाए। हम लोग तो स्मॉल प्रोप्राइटरशिप्स की तरह ऑपरेट कर रहे हैं। किसी का स्केल बड़ा हो गया होगा इन लोकल कंपैरिजन, किसी का बड़ा नहीं हुआ। ऑपरेट करने का स्टाइल, सब्सटेंस और गवर्नेंस स्ट्रक्चर तो वही है, उसमें आप ग्रोथ कर नहीं सकते। आप अच्छा टैलेंट ही अगर अट्रैक्ट नहीं कर सकते, अगर आप कैपिटल पूल इन नहीं कर सकते, तो आप सिर्फ ख्वाब देख सकते हो। उसे ख्वाब भी नहीं कहना चाहिए, उसको तो एक धोखा है जिसमें हम रहना चाहते हैं और उसकी तरफ जा रहे हैं। इसमें सेफ्टी नेटवर्क बहुत अच्छा है, जिस तरह ट्रस्टी आप एंगेज करते हैं। आमतौर पे बिल्डर्स जो हैं वो 10% कस्टमर एडवांस लेते हैं या बयाना करते हैं और बिल्डिंग खड़ी करते हैं। अब मैंने भी देखा कि जिन लोगों ने मोस्टली अभी ज़्यादा इंटरेस्ट रीट में शो किया वो ये सोच रहे थे कि हमें 56-57% रियल स्टेट की जो उनकी कंपनीज उनमें टैक्स पड़ रहा है तो रीट में बहुत कम है। और एक्चुअली वो अपने कॉन्ट्रैक्टर वाली साइड को ज़्यादा देख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टरशिप की तरफ ज़्यादा देख रहे हैं बनिस्बत इस डिसिप्लिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इंस्ट्रूमेंट की तरफ। आप क्या समझते हैं कि इसमें मतलब बैंक्स का भी जो रोल है कि जितनी पाकिस्तान के अंदर फाइनेंस है वो इतनी जिस तरह आप कहते होते थे मीटिंग्स में कि पहले तो SCCP इजाज़त नहीं देती थी कि आप डेट और इक्विटी के ऊपर, मतलब आप कहते थे एक टांग का आप वैसे ही पहले देते लेते हैं, आपका ये होता था। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि हम किस तरह इसे, गवर्नमेंट तो एक सेगमेंट है, प्राइवेट सेक्टर दूसरा सेगमेंट है और जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है वो तीसरा सेगमेंट है, इन सारों में सिनर्जी किस तरह लाई जा सकती है? क्या चीज़ें हैं जो बहुत इनिशियली अगर आप 1 2 3 करके बताएं कौन सी जो रिमूव की जाए हमें बहुत फ़ायदा हो? ऐसा मैं अगर कोई गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि कुछ बेनिफिशरीज हैं मौजूदा सिस्टम के, शायद वो नहीं चाहते कि ट्रांसपेरेंसी आए या डॉक्यूमेंटेशन आए, तो मुझे ऐसा लगता है, तो वो हिंड्रेंसेस क्रिएट करते हैं।
और ये लोग क्योंकि सिस्टम का पार्ट रहे होते हैं तो ये जानते हैं कि सिस्टम को कैसे मैनिपुलेट करना है। ये जो गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स की बातें जहाँ प्रोफेशनल मैनेजमेंट लाते हैं, वहाँ की रिक्वायरमेंट्स अलग है। सही है। वो जो प्रोफेशनल्स हैं वो चालाकियाँ नहीं जानते हैं जो सिस्टम के बेनिफिशरीज जानते हैं। किस आदमी से किस मौके पे किस भाव में क्या बात करनी है, ये प्रोफेशनल को नहीं मालूम होता। प्रोफेशनल तो किताब पढ़ के कानून की रोशनी में सीधे से चलना चाहता है, स्ट्रेट बैट से बैटिंग करना चाहता है। सही है। तो वो उसका एक तो सरकार को ये समझना चाहिए कि जो सबके बेनिफिट की चीज़ हो वो करे। चंद लोगों को उससे तकलीफ अगर होती है तो वो शॉर्ट टर्म है। यानी ये भी दिन मैंने देखा है कि सीडीसी बन रही थी। आज के दिन आप किसी से पूछें कि सीडीसी बनने का कोई नुकसान है, कोई एक आपको उसका ओपोनेंट नहीं मिलेगा। लेकिन जब ये बन रही थी तो स्ट्राइक हो रही थी स्टॉक एक्सचेंज में। वो जो ट्रेडर्स थे और ब्रोकर्स थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये रीट भी ऐसी ही चीज है, यानी ये ऑर्गेनाइज कर दे, इंस्टीट्यूशनल केयर टेकिंग शुरू हो जाए। यानी आप सोचें कि कंटिन्यूटी की जो आप बात कर रहे हैं, हमें तो रहना है 10 20 40 50 साल, कंटिन्यूटी तो होनी है अगले 500 साल 1000 साल के लिए। तो सिस्टम उसको रन करता है। तो वो सिस्टम जो है वो रीट के फ्रेमवर्क में बना हुआ है। ट्रस्टी है, ऑटोमेशन है, ट्रांसपेरेंसी है, मॉनिटरिंग है, रेटिंग है, ऑडिट है, फिर लिस्टिंग है, फिर पब्लिक की पार्टिसिपेशन है। सो बहुत खूबसूरत फ्रेमवर्क बना हुआ है। रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत अच्छा बनता है। बहुत अच्छा फ्रेमवर्क बना हुआ है। वो रुका हुआ कहाँ पे है कि आपको अपनी प्रॉपर्टी रीट को ट्रांसफर करनी है। अगर ये आपकी बिजनेस इनकम है तो इस पर टैक्स लगेगा। सही है। अगर ये आपकी बिजनेस इनकम नहीं है तो ये एग्जेम्प्ट है। सो जितनी अच्छी एंटिटीज हैं, नॉलेजेबल एंटिटीज हैं, उन्होंने तो उसको कंपनी स्ट्रक्चर में रखा हुआ है और वो उनकी बिजनेस इनकम आएगी। सही है। जो कि इमेजिनरी इनकम है, पेपर इनकम है, इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। और 2008 में जब रीट रेगुलेशंस आए थे, उस दिन से 2023 तक ये एग्जेम्प्ट था कि दिस इज अ नॉन टैक्स इवेंट, और इसमें मल्टीलैटरल भी इन्वॉल्व थी और सब थे। लेकिन 2023 में हमने उसको रोल ओवर नहीं किया। हर 3 साल के लिए रोल ओवर होता है। जी जी। और आप इवेल्युएट करते हो कि क्या हमने कोई टैक्स लूज तो नहीं कर दिया। इसमें टैक्स का गेन ही गेन है, लूज करने का तो कोई रिस्क ही नहीं है। बट वो रोक दिया है। और वो प्राइवेट मीटिंग्स में सबको एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ ये सही बात है, लेकिन जब बजट आता है, वो डॉक्यूमेंट आता है, उसमें से वो मिसिंग हो जाता है। तो somebody is so powerful here। मेरा ख्याल है 2-3 चीजें थी। मैंने पिछले 2 साल पहले गालिबन मैंने एक तजवीज़ दी थी कि गवर्नमेंट ने जो फॉर एग्जांपल शायद खान अब्बासी साहब का दौर था, उन्होंने 12 लाख रुपया टैक्सेबल इनकम कर दी थी कि जीरो होगा उसके। तो हम PMLN में ये कहते थे कि 2016-17 जो है वो मुल्क के बड़े अच्छे हमारे कारकर्दगी के दौर थे। तो उसमें डॉलर उस वक्त 100 रुपए का था, आज डॉलर 300 रुपए का है। तो अगर वो 12 लाख है तो टेक्निकली आज तो 36 लाख होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने उसे 6 लाख रुपए पे कर दिया। और फिर उसे कहा जी कि 1250 रुपया पहले था, 1250 2500 रुपये आप टैक्स देंगे। अब मुल्क में अगर आप देखें तो 1 लाख रुपया तनख्वाह वाले जो लोग हैं इस टाइम पे, वो तकरीबन 25 लाख के करीब है। और अगर आप इनकम टैक्स को देख लें सारी जो आपकी इसके अंदर है, इट इज नॉट मोर देन 70 अरब रुपया गालिबन। और 70 अरब कुछ भी नहीं होता। तो आप लोगों को 70 बिलियन टैक्स पे किया जी, जो ये 25 लाख 2.5 मिलियन दैट इज जो इनकम टैक्स हो तो 600-700 बिलियन में आता है ना। बट दिस इज द सेगमेंट। सो उन लोगों को आप रिलीफ दें। आप सीमेंट पे या किसी और जगह पे जहाँ आपने 1.5 रुपीज 2 रुपीज ऊपर किए, आप इसको 1.25 कर दें, 13-14 पैसे आप ऊपर कर देंगे, कौन सा क्यामत आ जाएगी। लोगों को रिलीफ दें। 1200 रुपए की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल 200 रुपीज की एक ब्रेड आती है, 6 ब्रेड है। आपकी आइसक्रीम 100 रुपए की हो गई है, जो आम लोग आपको जगह पे वो मिलती है स्टॉल्स में से। बच्चों की एंटरटेनमेंट नहीं है कोई चीज, तो यू शुड गिव। लेकिन खौफ इतने IMF ने कायम नहीं कर सकते। अब ये IMF से जब हमने डिस्कशन की, मैंने एक आर्टिकल लिखा था टैक्स डिफरल IMF के, उन्होंने कहा हम तो चाहते हैं आप हमसे बात करें, आप टैक्स आप बात करें, हमें तो इसमें रिलक्टेंस नहीं है। सिमिलरली ये जो रीट के ऊपर रोल ओवर नहीं है पिछले 2 साल में आया, इसके पीछे भी यही एक्सक्यूज है कि IMF कह रहा है इसलिए हम नहीं कर रहे। बहुत हाईएस्ट लेवल पे ये बात भी थी
2023 का जब बजट डॉक्यूमेंट आया था ड्राफ्ट, ये रोल ओवर हुआ था, सही है। लेकिन जब फाइनल बजट आया तो उसमें से निकल गया। तो हाईएस्ट लेवल पे हमने पूछा कि ये क्या हो गया, तो उन्होंने बोला बाय मिस्टेक, क्योंकि आईएमएफ ने कहा कि कोई भी एग्जाम्पशन नहीं होगी, तो ये एग्जाम्पशन नजर आ रही थी, इसलिए हमने इसको भी निकाल दिया, लेकिन ये बाय मिस्टेक हुआ। हालांकि वो STZ और ये इनके ऊपर उनका फोकस था कि आप इन्हें ना दें। रीड तो पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया में है एग्जैक्टली। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि हम रुके हुए हैं। मुझे लग रहा है कि अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आप इंडिविजुअली जब लोगों से बात करते हैं तो आप सबसे इम्प्रेस होते हैं। SCCP जाएं, FPR जाएं, स्टेट बैंक जाएं, सब लोग आपकी सब बात समझ रहे हैं और आप उनके व्यूज से एग्री कर रहे हैं, लेकिन जो उनका कलेक्टिव आउटपुट निकल के आ रहा है वो कंड्यूसिव नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देख लीजिए आप, हम सबसे नीचे खड़े हुए हैं। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में देख लीजिए, बहुत नीचे खड़े हुए हैं। और रियल एस्टेट तो फंडामेंटल नीड है आपकी, तो ग्रोथ इंजन है फंडामेंटल आपका। नीड है एग्जैक्टली। एम्प्लॉयमेंट निकालनी है, टैक्स रेवेन्यू चाहिए, एक्टिविटी चाहिए। अनस्किल्ड वर्कर की सबसे बड़ी खपत ये है। ये जो छोटे स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं, ये एक आदमी जो दिन का 200-300 रुपये 500 रुपये कमाता है, अगर उसको वो नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? यानी उसके पास तो कोई हुनर भी नहीं है, तो स्ट्रीट क्राइम्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं लोग। यही वजह है कि आप कराची में इन चीजों को जी, ज्यादा मैं- देखते जी, हैं और वहां बड़े पर शहर पॉपुलेशन हैं, में बहुत exactly। इशू है। लोग आते हैं, वो तो सैलानी है और पता नहीं इस तरह के इदारे हैं जो खाने खिला रहे हैं लोगों को मुफ्त। चैरिटी बहुत हो रही है पाकिस्तान में, तो एक वाइल्ड है कि प्रेशर रिलीज हो रहा है, बट वो नॉन प्रोडक्टिव साइड है। लेकिन एक मुझे मैं अक्सर देखता हूँ कि फॉर एग्जांपल रियासत जो है 21st सेंचुरी की जो गवर्नेंस है पाकिस्तान में वो नहीं है। फॉर एग्जांपल अब मैं अगर उस दिन हम बात कर रहे थे कि अगर हम किसी गल्फ कंट्री में जाएं तो वहाँ पे गवर्नमेंट आपको कहेगी कि आप कारोबार करना चाह रहे हैं, वेरी गुड, आपको क्या चाहिए मैं आपको फैसिलिटेट कर रही हूँ। पाकिस्तान में आपने कारोबार करना है, वो कहेंगे आपने बिजनेस का नाम क्या रखना, वो भी हमसे पूछ कर Yes। 500 रुपया आप फीस दें और हमसे आप Exactly। 1500 रुपया। जी। तो आप वो पार्टनर ट्रीट करते हैं कि यू आर गोइंग टू मेक मनी एंड यू आर गोइंग टू गिव मी द टैक्स, यू आर माई पार्टनर एंड आई एम गोइंग टू फैसिलिटेट, आपको मैं फैसिलिटेशन एनेबलिंग एनवायरनमेंट दूं, आप फ्लरिश करें इसके अंदर। तो पाकिस्तान में सबसे पहले तो 21st सेंचुरी के स्टेट क्राफ्ट में इनके जो रेगुलेटर्स हैं, फॉर एग्जांपल मुल्क में 30 रेगुलेटर एक्स्ट्रा, और हर रेगुलेटर की आपस में एक दूसरे के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। इंडिया ने जेन विश्वास एक्ट किया, यूनाइटेड किंगडम में है, US में आपको हर जगह पे डुप्लीकेशन नहीं करनी पड़ती। यहाँ आपने लाइसेंस लेना है SCCP से, स्टेट बैंक को आपने अपनी रिपोर्ट CID लेनी है, पुलिस के पास आपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना है, SBR के पास आपने अकाउंट खोल के अपना सादे कागज पे दस्तखत करके देने हैं मोहर लगाकर। अगर आप लेस को इनके सारों के ना दहिंदा है वो पता नहीं चलेगा, PTCL के ना दहिंदा है पता नहीं चलेगा। आपने इसके बाद मतलब ये दिस इज सो अनप्रोडक्टिव कि आप दुनिया ये काम कर चुकी है। मैं रेगुलेटर हूं या मैं बैठा हूं, मैंने आपसे ईज ऑफ बिजनेस की है कि मैं मल्टीपल एजेंसीज के पास ना जाऊं, ना जाए। मैं आपके पास आया हूं, वन स्टॉप शॉप है, आप मेरा काम करें। लेकिन रेगुलेटर जो है वो समझता है नहीं, आई एम द पुलिस इंस्पेक्टर। और पाकिस्तान में जो भी बंदा, इस मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो कहते हैं अगर आप पैसा बना रहे हैं आप चोर हैं। जी, दुनिया perception ये है, में दुनिया yes। में ये नहीं है पैसा बनाने वाला चोर है। और जब यहाँ पे वो ऐसा इसलिए भी है कि जिन हालात में जितना मुश्किल है कारोबार करना, पैसा बना कैसे रहे? शक तो आता है ये तो बात यहाँ बिजली सबसे महंगी है, टैक्स सबसे ज्यादा है, क्रेडिट सबसे ज्यादा महंगा है, एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी में खड़े वन ऑफ द लोएस्ट होगी मार्केट नहीं। में। लेकिन इस मुल्क में आप दुरुस्त में कि मैं अक्सर सोचता हूँ कि पाकिस्तान से बड़ी सोने की चिड़िया कोई नहीं। फॉर एग्जांपल आप एयरलाइंस में देखें, सऊदी अरेबिया की 3 परवाजें जो हैं फ्लाइट्स डेली लाहौर से हैं, और एमिरेट्स जो है वो 50 मिलियन पैसेंजर लेके जा रही है, जो हमारे पूरे मुल्क के पैसेंजर जो है वो 55 मिलियन है। एमिरेट्स अलोन, कतर अलोन पूरी जी, दुनिया से 50 मिलियन पैसेंजर लेके जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में हमने बैंक्स को भी देखा कि माशाल्लाह पिछले 4 साल में 3 साल में सारे कारोबार रो रहे हैं कि कारोबार सही नहीं है, सही नहीं है, लेकिन बैंक ने 1080 अरब और 1000 बिलियन प्रॉफिट कमाया। सुपर टैक्स भी है, पता नहीं कौन कौन से कॉर्पोरेट टैक्स है, ये पता टैक्स तो इतने हैं कि आप तो अगर ज्यादा नाम ना लें, गवर्नमेंट ने क्रिएटिव होकर नया टैक्स लगा देना। रियलाइज इनकम उस पर भी टैक्स है, एडवांस इनकम उस पर भी टैक्स है, वो बोल रहे हैं इमेजिनरी इनकम उस पर भी टैक्स है। बट दिस इज वे टू फार। आई मीन आप रीड के प्लेटफॉर्म में मैं तो ये देखता हूँ कि जैसे आपने कहा कि लोगों की बहुत मसाइल हैं,
सिविक यहाँ पे सिविल यहाँ पे प्लानिंग मास्टर प्लानिंग तो है नहीं, किसी सिटी की भी कोई नहीं है। लोग पूरा मुल्क जिस तरह एक दौर में चाइना जो था उन्होंने फैसला कर लिया कि आज के बाद हमने किसी ये जो अफीम कल्चर था अपने आप पे मुसल्लत नहीं होने देना, हम पे प्लॉट कल्चर मुसल्लत हुआ है इस मुल्क में। और ये रीट जो है एटलीस्ट आप इस मुल्क में सबसे जो बड़ा लोगों का ख्वाब है वो घर बनाना है, और सबसे सस्ता इनका ये ख्वाब बिक जाता है। हर बंदा इन्हें इस बात पे ब्लैकमेल करता है, और इस प्लॉट्स के ऊपर लोगों से सोसाइटी बनती नहीं, सड़कें बनती नहीं। रीट में एटलीस्ट ये स्ट्रक्चर है कि आपके पास पैसे हैं, आप काम करें। रीरा की तरह यहाँ बॉडी तो रेगुलेटरी है कोई नहीं, ये तो सेल्फ इम्पोज रेगुलेशन है। यू आर आप इस बिजनेस में हैं, हमारे ग्रुप के मुख्तलिफ बिजनेसेस हैं। मैं देखता हूँ सबसे ज़्यादा मेहनत हमको रियल एस्टेट के बिजनेस में करनी पड़ती है, क्योंकि कंपटीशन भी अनहेल्दी है, उसको भी देखना है। मार्केट की एक्सपेक्टेशंस भी अनरियलिस्टिक हैं, उसको भी देखना पड़ता है। जो आपके इदारे हैं उनकी सपोर्ट भी डूबियस है, डाउटफुल है, वो भी देखना पड़ती है। नहीं, ऐसा लगता है कि दफ़ा कि समझदार आदमी इस बिजनेस से दूर रहेगा। आप लैंड टाइटल की कभी कन्फर्मेशन दे सकेंगे? बहुत मुश्किल है, नहीं दे सकेंगे। आप क्वालिटी की कभी कंफर्मेशन दे सकेंगे? नहीं दे सकेंगे। अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स में आपसे कहूँ कि गिनिए तो आपके एक हाथ की उंगलियों में पूरे हो जाएंगे। अच्छे आर्किटेक्ट्स इंजीनियर्स में आपसे कहूँगा एक हाथ की उंगलियों में पूरे हो जाएंगे। यूटिलिटी सर्विसेज, लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि आपने बिल्डिंग बनाएंगे तो पानी भी आएगा, बिजली भी आएगी, सीवरेज भी चलेगा, ड्रेनेज भी चलेगा। इसमें से कोई एक चीज़ भी डेवलपर के इख्तियार में है? म्यूनिसिपल सर्विसेज की जो कैफियत है वो है। तो एक तरफ तो ये लगता है कि जैसे वन विंडो ऑपरेशन जो हम सुन के आ गए, एंड में यही चीजें हैं कि आप यहाँ पे वन विंडो नहीं होता है, वन मोर विंडो होता है। हाँ, इसलिए वो रहेंगे वन मोर विंडो, तो वो इसको डिस्करेज करना चाहिए। लेकिन ये कि हम लगे हुए हैं, पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं। एसएससीपी ने बहुत अच्छा काम किया। उसका खदशा क्या? आम आदमी को नुकसान नहीं पहुंचे, उसके लिए रेगुलेशन बनाई गई। फ्रॉड को प्रिवेंट करना पॉलिसी नहीं है, वो इन्फोर्समेंट का सवाल है। आप पॉलिसी में अगर इन्फोर्समेंट की बातें शामिल करेंगे तो पॉलिसी भी नहीं बन पाएगी। तो सेग्रीगेशन ऑफ रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, थिंकिंग, स्ट्रक्चर्स, डिसिप्लिन, डिस्क्लोजर्स, वो सब इम्पोर्टेंट है। इसीलिए तो इंडस्ट्री में प्रोफेशनल लोगों को कहते हैं कि आप आएं, और अगर आप फॉर एग्जांपल हमारी सिविल सर्विस में एक अप्रोच है कि जनरलिस्टिक की अप्रोच है, जनरलाइज करते हैं सब चीज़ों को। बाहर लेटरल एंट्रीज हैं, लोग कहते हैं जी आप अच्छा काम करते हैं, आप आए इस इंडस्ट्री में, आप बात करें। हमने तो गवर्नमेंट में देखा लोगों को आपने अच्छी तनख्वाहों पे भी एससीसीबी में रखा है, और टेन्योर भी पूरे किए हैं, बड़े उन्होंने बातें भी की हैं। लेकिन आज भी ईज ऑफ बिजनेस में दुनिया में हम कहीं भी नहीं है। आज भी आप पॉलिसी और इन्फोर्समेंट में कल आप है, और इसकी ज़रूरत तो यही है कि पहले ये लोग इन चीज़ों में किस तरह रिफॉर्म्स करना आसान नहीं है। यानी कि आप दूध में जाग लगा के दही बना सकते हैं, दही को दूध नहीं बना सकते हैं। ये रिफॉर्म पेनफुल है। एग्जैक्टली, ये आसान काम नहीं है। लेकिन आप वे फॉरवर्ड क्या देख रहे हैं पाकिस्तान में? जो रीट है, पहले तो लोगों की रिलक्टेंस थी कि रीट में हमने लिस्टिंग नहीं करना। अब वो जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है उससे टूटा है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रीट्स का बहुत अच्छा है, सही है, वो डूएबल है। वो हमें भी रेगुलेटर को कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि ये सिस्टम एब्यूज नहीं होगा, और हम आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स लाके दिखाएंगे, और वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे आपको कि इस फ्रेमवर्क को फॉलो करने से क्या बेनिफिट हुआ सारे स्टेक होल्डर्स का, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर हो, चाहे वो ऑक्यूपेंट्स हो, चाहे वो डेवलपर हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्रोफेशनल्स हो जो उसमें काम कर रहे हैं। सब के लिए ये विन 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 सिचुएशन है, सब के लिए। तो मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि अगर आपको एक चीज़ सही करनी हो तो आप रियल एस्टेट सेक्टर को सीधा कर लें, एक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाए। हो नहीं सकता है कि 5-10 साल का प्रोजेक्ट है और आप किसी को एसोसिएशन और पर्सन को अलाउ कर रहे हो कि वो ये करे, या वो सोल प्रोप्राइटरशिप ये बिजनेस करे। क्यों? उसके लिए तो एक परपेचुअल एग्जिस्टेंस की एंटिटी ही होनी चाहिए, रेगुलेटेड एंटिटी चाहिए। पब्लिक से वो फंड रेज कर रहे हैं, वो कुछ प्रोमिसेस कर रहे हैं, वो प्रोमिसेस डिलीवर करने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए। यानी ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैनेजमेंट कैपेसिटी असेस करने के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। आपको कितनी देर लगेगी ये मालूम करने के मैं पायलट नहीं हो सकता हूँ, मैं फाइनेंस मैनेजर हो सकता हूँ? ये कितनी देर का काम है फॉर प्रोफेशनल। अगर होगा स्वीपर मैंने जहाज चलाना, पायलट होगा तो डिजास्टर ही होगा। डिजास्टर होगा।
सो बहुत अच्छा फ्रेमवर्क बना हुआ है, उसको इम्प्लीमेंट होने दें। उसमें अभी रखना क्या आ रहा है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू रीट इज हैवीली टैक्स्ड, उसके लिए जो इसको बिजनेस इनकम डिक्लेयर करेगा। अगर ये नॉन बिजनेस इनकम है तो इशू नहीं है, लेकिन अच्छे एसेट्स बिजनेस इनकम नहीं रिपोर्ट हो रहे हैं, वो नहीं ये करेंगे। एक हिंड्रेंस है जो बहुत ये अच्छी खासी है। ब्लॉक है, ये एम्पोरियम है, अब उसको हम रेट में ला सकते हैं? नहीं, वो कैपिटल गेन ही मार देगा उनको। और भी अच्छे मॉल्स हैं, लकी मॉल है कराची का, मैं अक्सर बोलता हूँ उसको रेट में होना चाहिए ताकि पब्लिक पार्टिसिपेट कर सके। अब डॉल्फिन सिटी रेट पब्लिक में आया है तो 22,000 उसके यूनिट होल्डर्स हैं, आम आदमी, और उनको प्रो रेट रिटर्न मिल रहा है। और कितनी अच्छी अच्छा return सेविंग है, और कितनी अच्छी सेविंग है। अगर आपका सेविंग रेट 20-25% हो तो आपको सेविंग करने का इंसेंटिव भी मिलेगा, लेकिन अगर आपका रेट 5% होगा तो आप इतने बेटर कंज्यूम ही कर लो यार, वो भी अनहेल्दी चीजों पे। हम लोग कहाँ कंज्यूम कर रहे हैं? खाना। आप एक सर्वे करें, बाहर निकलें और सर्वे करें, आपको कोई फिजिकली फिट आदमी 1 in 10 भी शायद मिल जाए तो बड़ी बात होगी। मेजॉरिटी डी फॉर्म बॉडीज हुई हैं, डी शेप्ड हुए हैं, एक्सरसाइज भी नहीं हो रही है। मैं तो कह रहा हूँ नेशनल जो है वो काम ही है खाना, ईद पे और खाना, आपको घर में खाना, बाहर खाना। तो ये एक चीज है, 99 को रिस्टोर करें। और बड़े एंटिटी, गवर्नमेंट के पास लैंड बैंक है, लैंड बैंक है ही गवर्नमेंट के पास। लेकिन हुई है, क्यों? उसको लगाओ प्रोडक्टिव एसेट्स में। नहीं, वो इंश्योरेंस कंपनी, स्टेट लाइफ के पास लैंड बैंक पड़ा है, पोर्ट कासिम अथॉरिटी के पास पड़ा हुआ है, रेलवेज के पास कितना पड़ा हुआ है। अब उसको में यह है कि हम 25 साल की लीज देंगे। पाकिस्तान में 25 साल तो यानी होश आते में गुजर जाते हैं। नहीं भाई, ये काफी जो थॉट प्रोसेस है ना, ये काफी अभी इसमें भी टाइम लगेगा गवर्नमेंट में, चूंकि जब तक लोग इस लेवल पे फाइनेंशियल जो एक्सपर्टीज है, फॉर एग्जांपल हमने ये देखा है पाकिस्तान में मोस्टली जब आप कहते हैं कि इकोनॉमिस्ट या पॉलिसी स्ट्रेटेजिस्ट या इन चीज़ एनालिस्ट, तो लोगों के दिन में फॉरेन बैंकर चला जाता है, क्योंकि हमने ज़्यादा फाइनेंस मिनिस्टर बैंकर्स से ही आए हैं। जी। तो बैंकर जो होता है ना, वो नौकरी करता है, उसे 50 करोड़ भी आप सैलरी देंगे ना और डरेगा। जी। वो एंटरप्रेन्योर नहीं होगा। एंटरप्रेन्योर या लीडरशिप या पॉलिटिशियन, मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा रिस्क पॉलिटिशियन लेता है, क्योंकि 10 बंदे इलेक्शन लड़ रहे हैं, सारे पैसे लगा रहे हैं, एक जीतेगा 9 हारेंगे। कारोबार से भी ज्यादा वो रिस्क लेता है। आई थिंक प्राइम मिनिस्टर साहब की लीडरशिप में उन्हें चाहिए कि इस जो मसाइल आप कह रहे हैं इनके ऊपर तवज्जो दें, इन्हें एक मल्टीप्लायर इफेक्ट बने मार्केट में, क्योंकि गवर्नमेंट की एक तरफ पॉलिसी के लोग प्लॉट से जान छुड़ाएं, तो दिस इज दी ओनली वे फॉरवर्ड कि जहां आप लोगों को घर भी दे सकते हैं। अब तो गवर्नमेंट ने स्कीम भी बड़ी अच्छी निकाली है, 10 मिलियन रुपीज प्राइम मिनिस्टर फंड है, चीफ मिनिस्टर फंड है, अब घर की स्कीम है, लेकिन ये स्कीम पहले भी चलती रही है। और इशू यही है कि कैपेसिटी बिल्डिंग का इशू है, और जब नीड है, रिसोर्सेज हैं, लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, आगे एक बैरियर लगा हुआ है, उसको दूर करना चाहिए इंशाल्लाह। एट नो कॉस्ट टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को लॉस नहीं है, गेन ही गेन है। इट इज अ विन 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 सिचुएशन। कोई कारोबार होगा तो आप उसके ऊपर कोई टैक्स भी इकट्ठा करेंगे। मैं अक्सर सोचता हूँ, हम गाड़ी में हाई ऑक्टेन पेट्रोल डलवाते थे, तो पिछले दिनों किसी ने मशवरा दिया इसको 200 रुपया महंगा कर दे, हम सब ने डलवाना छोड़ दिए। अब हमने वो 1200 रुपए की या 2500 रुपए की एक बॉटल लेते हैं तो हम वो गाड़ी में डाल लेते हैं। एंड दिस इज नॉट मी, मेरे 25-30 दोस्त यही काम कर रहे हैं, हमारा मैकेनिक हमें बताता है। अगर पहले 1 लाख लीटर हाई ऑक्टेन बिक रहा था, तो अब तो हाई ऑक्टेन जो है वो 10,000 लीटर बिक रहा है। अब कहाँ से रिटर्न? साकिब भाई, कोई भी गेम आप कब खेलेंगे अगर उसके विनर को अप्रिशिएट किया जा रहा है। बेसिक प्रिंसिपल है। क्रिकेट लोग क्यों खेलना चाहते हैं? जो विनर है वो रिवॉर्ड होता है। बिजनेसमैन का जो गेम खेल रहा है उसका विनर क्या होएगा? अमीर आदमी होगा। ये उसका मेजरमेंट है। बैट्समैन रन्स बनाता है, बॉलर विकेट्स लेता है, बिजनेसमैन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देता है। उसका और कोई काम नहीं। उसने अपने ऊपर क्या वैसा लगा ले रहा है? वो एक तो कंपनी ही का है और वो एसेट्स ही लगा रहे हैं। हमें बहुत ज्यादा चाहिए डॉल्फिन मॉल एक है, इस तरह के 50 हो, कितना फर्क पड़े, पाए का साइज ग्रो करें। आज आप 10 अरब टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं, आप 200 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा करें। तो ये माहौल ऐसा होना चाहिए कि लोगों को, आपने जिस तरह कहा, मेरे वालिद अक्सर कहते हैं कि मुलाजिम को भी आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे वो काम ठीक नहीं करेगा। और आप
लोगों को रिकग्नाइज करें, अप्रिशिएट करें और आप उनको एक्सेप्ट करें, यस यू हैव डन अ ग्रेट सर्विस टू द कंट्री। अब ये सर्विस लाजमी नहीं है कि आपने गाड़ी पे झंडा दिखाना है या वर्दी पहननी है या आप किसी ऑफिस में बैठे हुए हैं। वी आर ऑल पाकिस्तानी डूइंग अ ग्रेट सर्विस टू दिस कंट्री व्हेनेवर वी गो अब्रॉड। हम बाहर जाते हैं, हम अपने पासपोर्ट पे जाते हैं, हमको गलत काम नहीं करते, लोग हमसे मुतासर होते हैं, वो हमसे बात करते हैं, कहते हैं आप फाइनेंशियल एनालिस्ट अच्छे हैं, पॉलिसी स्ट्रेटेजिस्ट अच्छे हैं, आप ये काम कर रहे हैं, हमें बड़ा आप समझाएं। जब हम उन्हें बताते हैं हम पाकिस्तान से हैं तो वो 2-3 दफ़ा सोचते हैं कि आपके मुल्क में तो इतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, 14-15 बैंक्स हैं, इतना बड़ा वो आपके सामने वॉल्यूम नहीं है। और जिन लोगों को हम एडवाइस करते हैं यूके में, ट्रांस अटलांटिक में, इन जगहों में, आप रेलेवेंट होते वो तो एक एक बंदा जो है अभी आप फॉर एग्जांपल किसी मतलब पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा बैंक है उससे ज्यादा दौलत तो शाहरुख खान के पास है। दिस इज द केस। सो हमें आपकी बात दुरुस्त है कि ऐसा माहौल करना चाहिए जिसमें हमारे लिए एक जो है ना आसानियाँ ज़्यादा हो, सिस्टम जो है वो हमें एक्सेप्ट करे, हमें फैसिलिटेट करे और हमें कहे कि ठीक है आप आगे चलें, आई एम हियर एज लॉन्ग एज यू आर द रेफरी, यू आर द आज आप टेस्ट क्या है, आज आप अपने दोस्तों को बताइए कि मैं मूव हो रहा हूँ पाकिस्तान से बाहर टू एनी डेवलप्ड कंट्री, नोबडी विल क्वेश्चन द विजडम। जो बाहर बैठे हैं वो बोलें कि हम पाकिस्तान जाके काम करना चाहते हैं, सब लोग पूछें क्यों, क्या हो गया। ये इससे बड़ा एविडेंस क्या होगा, एम्पेरिकल एविडेंस, कि हम लोग जो पॉलिसीज दे के घूम रहे हैं वो गलत हैं। बहुत ज़्यादा जो है ना ये चीज़ें, और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे और दिल में ये तलब होनी चाहिए कि इस मुल्क के अंदर माहौल अच्छा हो, हालात बेहतर हों, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो। ये मुल्क खुशहाल होगा तो हम खुशहाल होंगे, इस मुल्क की इज्जत होगी तो हमारी इज्जत होगी, और इस मुल्क के लिए हम सारे काम करना चाह रहे हैं। मैं आपको कब से देख रहा हूँ एंड यू आर टू मी, मैंने आपसे बहुत सीखा। लेकिन जो आप रीट के ऊपर जिस तरह आपने रेंटल रीट चला रहे थे, मैं पहला था जिसने डेवलपमेंट रीट को किया, और आपको याद हो उन्होंने कहा कि आरिफ हबीब साहब का ग्रुप बड़ा है, आप छोटे हो तो हम आपका वैसे ही कर देंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे आप डेवलपमेंट रीट करें जो सीडीसी की थी। तो वी आर द फर्स्ट वन। बट मतलब इंडस्ट्री में जितनी आपकी कोशिशें हैं, और मैं आरिफ साहब को भी देखता हूँ कि जिस तरह उन्होंने अपने पूरे ग्रुप को कॉर्पोरेटाइज किया है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में किया, दिस इज द वे फॉरवर्ड। एक आदमी ये सब कर सकता है, तो इमेजिन के कंसोर्शियम है, चीजें हैं, बेहतर है। आप देखें कितना मल्टीप्लायर इफेक्ट है चीजें हैं, और अल्लाह ताला कामयाब करे। पाकिस्तान में, इंडिया में मैं गौतम अडानी को देखता हूँ करीब से कि किस तरह उन्होंने वो गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया, या रशिया में आप देखें प्राइवेटाइजेशन और इन चीजों को देखें, तो आप पाकिस्तान में भी डुएबल है, पॉसिबल है, बहुत आसानी से, बहुत आसानी से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जब भी लाहौर आएंगे तो हमारी इस तरह की जो नेक्स्ट बहुत जल्द आप लाहौर में जो है वो अपने रीट के झंडे ज्यादा से ज्यादा गाड़ेंगे। वेरी हैप्पी टू सी दैट। इट्स अ प्लेयर टू सी यू एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू।